T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर्स में आज के अगर मैच की बात करें तो जी हाँ, आज भी सुबह 11:30 बजे दो इम्पॉर्टेंट मैचेस थे। उसमें से एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक मैच था और दूसरे मैच में भी कहीं ना कहीं उसकी एक अलग ही अपनी इम्पोर्टेंस थी। बात कर रहे हैं हम नेपाल वर्सेस फिलीपींस और ओमान वर्सेस कनाडा। जी हाँ, बहुत ही दो आज भी इंटरेस्टिंग मुकाबले थे T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। वहीं पर अगर नेपाल वर्सेस फिलीपींस की मैं बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड रहा है, इसमें कोई दरा ही नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था लगभग वही कहीं ना कहीं ये इस मैच रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें ओमान वर्सेस कनाडा, उस मैच से कई सारी चीज़ें निकल कर आई हैं और कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट फिर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही साबित हुआ है। डेली क्रिकेट ने जो चीज़ कही थी एग्जैक्टली वही चीज़ फाइनली ओमान ने की है और रिजल्ट आपके सामने है। कहीं ना कहीं जो नेपाल के लिए हमने कहा था वो चीज़ हुई थी, तो उनका रिजल्ट भी आपके सामने था। इसीलिए दिल्ली क्रिकेट ने लगातार जो प्रेडिक्ट किया है और आयरलैंड के लिए जो माफ कीजिएगा, आयरलैंड के लिए जो चीज़ दिल्ली क्रिकेट ने कही है, अगर वो चीज़ भी ठीक वो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका भी रिजल्ट बिल्कुल वही आने वाला है जो कि वो लाना चाहेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा यार, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मैच था अगर मैं कहूँ एक टीम के लिए, वो था ओमान वर्सेस कनाडा। उस मैच की अगर पहले मैं एनालिसिस की बात कर लें, उसके बाद नेपाल फिलीपींस भी आएंगे। वहाँ पे भी दो चार चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दी गई है दोनों टीमों की तरफ से। ओमान वर्सेस कनाडा की बात करूं, आज कनाडा ने पहले बैटिंग की है और इस बार तो फिलीपींस सामने नहीं थी, ओमान थी और 155 रन ही मेरे ख्याल से वो करीब करीब बना पाए ओमान के बॉलिंग ऑर्डर के सामने। क्या कहेंगे आप, क्या बैटिंग यूनिट से आप कनाडा के खुश हो गए ओमान की बॉलिंग को देखते हुए? नहीं, बिल्कुल देखिए और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं ये था कि स्कोर अच्छा कर सकते थे, आपके पास थोड़े बैट्समैन हैं, लेकिन फिर भी जितना आपने स्कोर किया वो भी काफ़ी था, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आपने अच्छा स्कोर बनाया, अच्छा स्कोर किया, 150 के अबव आपने स्कोर रखा, टारगेट रखा 156 157 का टारगेट रखा, लेकिन उसके बावजूद नहीं जीत पाए। तो ये कहीं ना कहीं बॉलर्स की हार होगी कनाडा की, बजाय बैट्समैन के। बैट्समैन ने फिर भी एक अच्छा एक कॉम्पिटिटिव स्कोर दिया उस स्लो पिच पे जहाँ पर मैच काफ़ी हो चुके हैं। तो बॉलर्स ने इतना ज़्यादा निराश किया कि 9 विकेट से हार गए और ओमान के बैट्समैन ने एक वन साइडेड मैच इसको बना दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि कनाडा के बैट्समैन ने फिर भी एक फाइटिंग टोटल जरूर दिया। 155 रन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डर है आप मैच से आउट हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैच से आउट किया है आपको आपके बॉलर्स ने। बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस, सिर्फ एक विकेट आप निकाल पाए और बहुत ही शानदार ओमान की जो डल बैटिंग नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं एकदम से बूस्ट अप होती हुई नजर आई है और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ करने पे आई है जो डेली क्रिकेट ने 100% बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था और कह रहे थे लगातार ओमान को वो करने के लिए हम कह रहे थे। और कहीं ना कहीं फाइनली पता नहीं कहीं से किसी ने तो सुना होगा या फिर खुद उनके माइंड में आया और ओमान ने वो चीज़ की है और वो है जिसान मकसूद को ऊपर आना। आज जिसान मकसूद पहली बार उतना ऊपर आए हैं। कुछ टाइमों से हम देखें तो लगातार डेलीक्रेट कह रहे थे जिसान मकसूद अगर आके विलास नहीं है, जिसान मकसूद को ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। उनका यूज जो है वो ज़्यादा बेटर और ऊपर हो पाएगा और फाइनली आज वो वन डाउन आए और उनकी जो बैटिंग हुई है वो शानदार रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल शानदार बैटिंग हुई और डेली क्रिकेट ने कई बार कहा है कि उनको ऊपर ट्राई करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए कहीं ना कहीं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिसान मकसूद अब समझे हैं, क्लियर माइंड हुआ है उनका, तो ये बहुत सही है। अब इस क्वालिफायर में अगर वो फिर से अपने आप को पीछे करते हैं, फिर ओमान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये डेली क्रिकेट फिर आज कह रहा है वो उस राउंड पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं ओमान को। बिल्कुल, और बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट जीत यहाँ पर दर्ज की है। बिल्कुल बड़ी सबसे बड़ी बात है कनाडा के खिलाफ उन्होंने 9 विकेट से जीत दर्ज करी है, जिससे उनका रन रेट काफ़ी बेहतर हुआ है, इम्प्रूव तो हुआ है पहले के मुकाबले। और यहाँ पर उनका जो आखिरी मैच है वो फिलीपींस से होगा, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर वो बड़ी जीत दर्ज करें और अपनी जो जगह है सेमीफाइनल में वो कहीं ना कहीं पक्की करें। इस मैच से बहुत सारी इंटरेस्टिंग इक्वेशन हो गई है पॉइंट्स टेबल की, उसके बारे में खास करके ग्रुप बी में अगर मैं बात करूँ जिसमें नेपाल, ओमान, कनाडा और फिलीपींस है, आगे जाके इस पर जरूर बात करेंगे। यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं एंड ओमान के बॉलर्स ने क्या उतना इंप्रेस किया है जितना उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि ऑल आउट वो भी कनाडा में नहीं कर पाए। नहीं, ये बहुत सही बात आपने बोली कि कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करना चाहिए था ओमान के बॉलर्स को, कि 150 भी क्रॉस कर लिए कनाडा के बैट्समैन ने। और खासकर नीचे के बात करें तो रविंद्रपाल सिंह हो, डिलॉन हेलिजर हो, इस तरह के बैट्समैन ने आखिरकार पहुंचाया स्कोर को, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर ओमान के बॉलर्स के लिए कहीं ना कहीं अभी भी
पूरा डर है। अगर उनके सामने कोई बेहतर टीम हो, कोई अच्छी टीम हो, तो वो फिर से स्कोर खड़ा करके इनको दे सकती है या फिर इनके सामने चेस करते हुए जीत सकती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। लेकिन ओमान के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत ही शानदार यहाँ पे जीत हुई है और उन्होंने ज़बरदस्त वापसी इस क्वालिफायर में कहीं ना कहीं करी है पहले मैच हारने के बाद, और वो भी अभी भी पूरी तरह से रेस में बने हुए हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस क्वालिफायर्स के। खैर, लेकिन कनाडा की तरफ से अगर मैं बात करूं तो कनाडा को फिलीपींस के खिलाफ काफ़ी बड़ी जीत मिली थी, उसकी वजह से उनका जो रन रेट है वो अभी भी प्लस में ही है, रन रेट उनका अभी बेहतर है आप कह सकते हैं। लेकिन उनको अब एक कहीं ना कहीं जीत की ज़रूरत है। उनको सिर्फ जीत की जरूरत नहीं है, उनको नेपाल के खिलाफ जीतना तो होगा ही होगा, प्लस उन्हें ये भी देखना होगा कि ओमान फिलीपींस को कितनी बुरी तरह हराता है, या फिर फिलीपींस कितनी टक्कर दे पाती है ओमान को, या फिर वो नेपाल को ज़्यादा बड़े अंतर से अगर हरा पाए तो कहीं ना कहीं कनाडा के लिए उम्मीद अभी भी बरकरार है। तो उम्मीदें अगर हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस की यहाँ पर खत्म हुई है, क्योंकि ऑब्वियस है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कनाडा और ओमान और नेपाल तीनों की जो उम्मीदें हैं वो अभी बरकरार है। दूसरे मैच की बात करते हैं, नेपाल वर्सेस फिलीपींस की अगर मैं बात करूं यार, यहाँ पर वन साइडेड मैच था, पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये मैच वन साइडेड ही होगा और वही हुआ। दोबारा से फिलीपींस की तारीफ करना चाहूंगा, एक अच्छी चीज हुई है वो है कि उन्होंने इस बार भी अपने पूरे ओवर्स खेले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये पहला क्वालिफायर खेल रहे हैं, बहुत नए हैं आप अभी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शानदार है कि आपने दोनों मैचेस में अपने 20 विकेट अभी तक नहीं खोए हैं। ये बहुत अच्छी बात, सामने बहुत अच्छी बात। कनाडा आ गई, सामने नेपाल की टीम आ गई, लेकिन अभी तक आपने उन्हें ऑल आउट नहीं करने दिया खुद को, ये बहुत सही बात है। स्कोर्स क्या है, चीजें वो सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। ये जो टीम्स हैं नेपाल, ओमान, कनाडा, ये कोई आज की टीम नहीं है, बहुत सालों से क्रिकेट खेल रही है, तब जाके अभी भी कोई एक वर्ल्ड कप, कोई आधा वर्ल्ड कप, कोई 1.5 वर्ल्ड कप भी खेल पाया है। तो आपके पास भी बहुत मौका है, अभी आराम से सीखेंगे। लेकिन आपने 20 ओवर खेला, उसके लिए फुल आपको नंबर्स मार्क्स जरूर मिलेंगे, लगातार 2 मैचेस में करके दिखाया है। नेपाल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले आज बैटिंग की है, 2 चेंजेस किए गए, कुशल मल्ला को इंक्लूड किया गया और विवेक कुमार यादव को बाहर किया गया और गुलशन झा आए और कमल सिंह ऐरी को शायद बाहर किया गया। चलिए ठीक है, फिर भी आपने 9 मेन जो की प्लेयर्स थे पहले मैच के उन्हें रखा, चलिए ठीक है, इतनी ज़्यादा भी चेंजिंग चॉपिंग नहीं हुई, वरना मुझे लगा कि 5-6 प्लेयर्स ना चेंज कर दें, वो बिल्कुल ही गलत होता। आप जो जिस पाथ पे चल रहे हैं उससे हटाएं ना, तो ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग को देखते हुए यार आप क्या कहेंगे, कुशल पुरतल ने सेंचुरी मारी है, दिपेंद्र सिंह ऐरी लगातार वो परफॉर्म कर भी रहे हैं, आज भी उन्होंने परफॉर्म किया है। कुशल मल्ला का मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर, डेली क्रिकेट ने जब PM T20 कप हुआ था उसके बाद जब हमने स्क्वाड अनाउंस की थी कि हम क्या चाहेंगे ओमान जाए, ना हमने उसमें शरद को लिया था ना ही कुशल को लिया था, आज भी हम उस पर कायम है और आज भी ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि शरद और कुशल का कोई भी हाथ नहीं हो रहा है इस क्वालिफायर्स में, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से निकल ही नहीं रही। बिल्कुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कुशल पटेल को कि वो इतने बड़े इवेंट पे जाके उन्होंने शतक मारा, तो उसके लिए बहुत पहले नेपाली प्लेयर। जी हाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं कुशल मल्ला की। कुशल मल्ला एक्चुअली में बहुत मैं सुनता भी हूँ कि ग्रूम करिए, नरिश करिए, मौके नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें तब होना अच्छा लगता है जब उन्होंने कुछ किया हो, डोमेस्टिक में उन्होंने कुछ किया हो, उन्होंने डोमेस्टिक में कोई बहुत सारे रन मारे हों, EPL चला गया, प्राइम मिनिस्टर कप चला गया, वहाँ दोनों में कुशल मल्ला 0 साबित हुए थे, कुछ नहीं किया। अगर होता कुछ अच्छा होगा तो वो आने वाले टाइम में दिखेगा, लेकिन अभी नहीं दिखेगा। कुछ उनको और मैच खेलने हैं और डोमेस्टिक खेलना है, लेकिन उनको इतने मौके यहाँ देना, कुशल मल्ला को इतने मौके यहाँ देना, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं अपसेट ही होगा नेपाल के लिए। अगर ये क्वालिफायर के सेमीफाइनल में भी अगर कुशल मल्ला खेलेंगे, वहाँ पर भी अगर इनको मौके दिए जाएंगे, तो नेपाल को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ये अभी डेली क्रिकेट क्या देता है कहीं ना कहीं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। कुशल मल्ला अभी भी तैयार नहीं है, उनको डोमेस्टिक खेलने भेजिए, वहीं खिलाइए, इतनी जल्दी टीम में लाइए मत। जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं उनको ज़रूर यहाँ मौका दीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक से ही चॉइस बनती है, और डोमेस्टिक में जो इस टाइम करंट फॉर्म में है उसको लेके आइए, जो फॉर्म नहीं है उसको यहाँ से भगाइए। बिल्कुल, एवरेस्ट प्रीमियर लीग की बात करूं, PM T20 कप की बात करूं, उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट लीग की जो सीरीज हुई थी ओमान में जाकर, वहां पे भी अगर बात करूं, उसके बाद इस क्वाड्रेक्युलर सीरीज में अगर हम बात करें, जो एक मैच उन्हें खेलने को मिला था, इन सब में वो लाइन से फ्लॉप रहे। ये नहीं कि 10-15 रन की कोई तेज रन खेली तो आपने कह दें कि वो बड़े अच्छे फॉर्म में है।
एक अच्छी एक कुछ पारियां उन्होंने नीदरलैंड्स वाली सीरीज में अप्रैल में खेल दी, तो ये आपको लगने लगा है कि नहीं ये प्लेयर बहुत बड़ा हो गया है, चलिए इन्हें हम बड़े बड़े इवेंट पे साथ लेके जाएंगे। ये बीमारी आपकी कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम वाली लग रही है। इंडियन क्रिकेट टीम में भी ये प्रॉब्लम है, अगर कोई T20 में कुछ बहुत ज़्यादा 30 मार का को बड़े बड़े झंडे काट रहा है तो अचानक से उसे टेस्ट सीरीज में ले लिया जाता है। समझ से परे है। इंडियन क्रिकेट बहुत ज़्यादा चलता है कि T20 के प्लेयर को T20 में खूब जम के इसने खेला हो, उसे सीधा टेस्ट के स्क्वाड में ले लेते हैं और फिर या फिर बड़े बड़े इवेंट्स पे ले लेते हैं और फिर हाल वो होता है जो इंडियन टीम का 2021 हमारे पास ट्रॉफी नहीं है। बिल्कुल, जो वही हाल होता है जो कि 2021 T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हुआ। उन्होंने कहीं से भी उठा के किसी को भी उठा के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ले गए, सोचे गए कि बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल वरुण चक्रवर्ती भी है। यही गलती आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप कुशल मल्ला को पहले नरिश करिए, साइड में ले जाके नरिश करिए, इतने बड़े क्वालिफायर्स में मत रखिए। वन डाउन जैसा डाउन, फिलीपींस जैसी बॉलिंग अटैक, फिलीपींस जैसी टीम जहां पर एक जरा सेंचुरी मार रहा है, दीपेंद्र सिंह यानी 80+ मार रहे हैं, वहां पर वन डाउन में आके ये प्लेयर 12 गेंदों में शायद 10 रन करीब उन्होंने मारे हैं। यहां भी उनका बैट नहीं चल रहा और आप कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तैयार हो गए इतने बड़े बड़े इवेंट्स के लिए। क्यों फालतू में किसी और की जगह वेस्ट कर रहे हैं आप? इससे बेटर होता आप विवेक कुमार यादव को खिलाते, उनको मौके ही नहीं दिए जा रहे। एक मैच में खिलाया, उसके बाद फिर बैठा दिया। इनको ऑलरेडी इतने मौके मिले हुए हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपने बहुत सही कहा आपने कि विवेक कुमार यादव को अगर आपको मौके देने हैं तो विवेक कुमार यादव को देके देखिए। यंगस्टर तो वो भी है, उनको उठाइए। इनको तो आपने बहुत दे दिया। कुशल मल्ला को उनको डोमेस्टिक में भेजिए, या फिर से वही एक है ना कि डोमेस्टिक को बोर्ड वाले या फिर ये लोग कुछ समझते नहीं है। एक्चुअली वो समझते हैं कि डोमेस्टिक बस एक पेमेंट देने का एक जरिया है प्लेयर को, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर कमाई के लिए नहीं जाना है, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जाना है। तो अब या तो आप नरिशमेंट ले लीजिए, मैं उनसे कह रहा हूँ जो ये ऐसा कहते हैं, या तो आप नरिश कर लीजिए प्लेयर को, या तो आप कहिए कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है, हमें वर्ल्ड कप में अपनी टीम को देखना है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। नरिशमेंट और वर्ल्ड कप भी खेलना है, ये दोनों तो भूल जाइए कभी एक साथ होगा किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इतने बड़े बड़े इवेंट्स पे अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इनको मौका दो, इन्हें नरिश करना है, इन्हें बनाना है, ये बड़ी बचकाने और बेवकूफ वाले स्टेटमेंट्स होते हैं जो भी ये कहते हैं। बाकी सीरीज में आप कहाँ रहते हैं, वहां पे जाकर कराइए ना। डोमेस्टिक में आप क्यों नहीं सिखाते? क्या आपके पास डोमेस्टिक में ऐसे कोचेस नहीं है, या फिर आपके पास ऐसे प्रिपरेशन कराने वाले लोग नहीं है जो कहीं ना कहीं इन पे काम कर सके? इसलिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे इनको लेके आना पड़ता है नरिश और चेरिश करने के लिए। वहीं पर दूसरे यंग प्लेयर्स जो मौके का वेट कर रहे हैं उन्हें आप मौका देते नहीं है। ऐसा नहीं, अगर आपको यंग कोई मौका देना है तो फिर विवेक कुमार यादव वो एक बार भी नहीं आए। जी हाँ, विवेक यादव एक बार भी इस पिच पे बैटिंग करने नहीं आ पाए अभी तक, जब से उन्होंने पैर रखा है ओमान के इस ग्राउंड पे। और कुशल मल्ला जो इतने टाइम से फ्लॉप जा रहे हैं, उनको सीधा मौके टीम में मिल जाते हैं, लेकिन विवेक यादव जो डोमेस्टिक में रन मार के आते हैं उन्हें बेचारे को बाहर बेंच गरम करना पड़ता है। वाह, यह अजीब सा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कमाल। बिल्कुल। अभी पिछले मैच में ही उन्हें एक मौका मिला था विवेक कुमार यादव को, और एक ही मौका मिला और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं आउट कर दिए गए हैं। खैर ये थोड़ा समझ से परे है। कहीं ना कहीं जीत बहुत शानदार हुई है, बड़ी जीत दर्ज की है यहाँ पर नेपाल ने, और इसके साथ जो उनकी रन रेट है वो बहुत ही शानदार हो गया है। सेमीफाइनल में लगभग आपका एक पैर ऑलरेडी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 95% आपके पैर पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में। बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत बड़ा कुछ मिरेकल हुआ, तो रन रेट में कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो ही फिलीपींस अगर ओमान के सामने मान लीजिए 30-35 रन पे ढेर हो गई, ऑल आउट हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो फिर बात कुछ अलग है। या फिर कनाडा ने कुछ अलग कर दिया, बहुत ही करिश्मा टाइप का, तो ये कुछ होगा। वरना फिर डेफिनेटली नेपाल सेमीफाइनल्स खेल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जरा गौर में रखिए, क्योंकि सेमीफाइनल इतना आसान नहीं होगा। वहां पर यूएई या फिर आयरलैंड से सामना होगा। अगर आप आयरलैंड को कमजोर समझ रहे हैं तो भी आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप यूएई को कमजोर समझ रहे हैं, मुझे लगता है कमजोर समझेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूएई को, और आप ये सोच रहे हैं कि आयरलैंड से लड़ ले तो ज्यादा बेहतर है, बड़ा आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो टीम है जिसने 127 मारकर आपको 100 रन के अंदर ढेर भी कर दिया। खैर उम्मीद है कि ये चीजें ध्यान में जरूर रखी जाएंगी, और वापस से वो प्लेइंग 11 जरूर खिला लीजिएगा कनाडा के खिलाफ जो आपने पहले मैच में खिलाई थी। जो भी चेंजेस किए हैं उन्हें एक्सक्लूड रहने दीजिए। थैंक गॉड फाइनली कुशल मल्ला और शरद वाइसपेकर को जो हमने इंक्लूड नहीं किया था अपने स्क्वाड में पीएम कप के बाद, उसके आज भी कायम है, और अभी भी कोई भी नुकसान इन दोनों के रहते हुए टीम को नहीं होने वाला था, नहीं होने वाला था, वो क्लियरली नजर आता है। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले में 2 मैचेस की भी पोस्ट मैच एनालिसिस आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। उसके बाद जो एक दिन का रेस्ट है, उसके बाद जब दोबारा से मैचेस होंगे उसके मैच प्रीव्यूज भी आपके सामने कल हम प्रेजेंट जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।